नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का वैदिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीखना, अर्थ, प्रकार तथा विशेषताएं। अक्सर ये देखा गया है कि हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीटी और सीटीटी की परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए मित्रों, हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सीखना क्या है, इसका अर्थ क्या है। सीखना अधिगम या लर्निंग इसे कहते हैं। तो सीखना पर हम लोग चलते हैं। सीखना किसे कहते हैं, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि सीखना कहाँ से सीखा जाता है। हमारा जो शरीर है, शरीर में तमाम सारे अंग होते हैं, लेकिन यदि सीखने की बात आती है तो कौन सा अंग शरीर का सीखने में सबसे ज़्यादा कारगर होता है। तो मित्रों, हम ये समझते हैं कि हमारा जो सीखना होता है वो कहाँ से होता है। हमारा सीखना मस्तिष्क से होता है। तो इसलिए जो सीखना एक प्रक्रिया होती है, और ये प्रक्रिया कहाँ की है मित्रों, ये प्रक्रिया मस्तिष्क की प्रक्रिया है। इसलिए सीखना को हम बोलते हैं, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले सीखने के सिस्टम में हम जब जाएंगे तो लिखेंगे यही चीज़ कि सीखना एक कौन सी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है ना। अब फिर ये देखते हैं कि सीखना को लेकर के सबसे पहले हमें जानते हैं कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन सीखना ऐसे नहीं होता है। जब तक हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक हमारा सीखना भी सफल नहीं होगा। बिना किसी उद्देश्य के किसी भी व्यक्ति का सीखना नहीं होता है। तो प्रक्रिया तो मानसिक है, लेकिन इसके साथ साथ मित्रों क्या जुड़ा होता है, इसके साथ साथ इसका उद्देश्य जुड़ा होता है। हम किसी भी चीज़ को जब हम सीखने चलते हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं हमारा एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम विशेषता किसी कार्य को सीखते हैं। तो सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन कैसी है, सीखना एक स्व उद्देश्य मानसिक प्रक्रिया है। अगर स्व उद्देश्य या उद्देश्य के सहित इसके साथ में जोड़ दिया जाए तो सीखना की एक बेहतर परिभाषा बन जाएगी। तो सबसे पहले हम सीखने के अर्थ को समझने के लिए एक एक छोटी छोटी कड़ी को समझेंगे, और यहीं से जब हम सीखने के अर्थ को बेहतर ढंग से समझ जाएंगे तो आगे सीखने से संबंधित तमाम सारे हमारे जो चैप्टर्स हैं, इसके सिद्धांत हैं, इसकी विशेषताएं हैं, इसके प्रकार हैं, इसके नियम हैं, ये सारी चीज़ें हमें सीखने में देर नहीं लगेगी। इसलिए सीखने की डिफिनेशन को हम लोग बेहतर ढंग से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ हमें क्या जोड़ना है कि सीखना एक, यहां पर क्या मित्रों जोड़ेंगे, स्व उद्देश्य। तो अब हम समझ गए कि सीखना एक स्व उद्देश्य मानसिक प्रक्रिया है। स्व उद्देश्य मानसिक प्रक्रिया है। अब इससे क्या होता है, इस प्रक्रिया से क्या होता है कि हमारे अंदर निरंतरता आ जाती है। निरंतरता, जब हम किसी कार्य को करने के लिए मन बनाते हैं और उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम आगे आते हैं, तो हम उसमें निरंतर उस कार्य को करते रहते हैं। तो यहाँ चूंकि प्रक्रिया जुड़ी हुई है मित्रों, प्रक्रिया आप जानते ही होंगे कि प्रक्रिया का मतलब ही होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहना। तो सीखना एक सोद्देश्य प्रक्रिया है, और जो क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। कैसी चलती है, निरंतर चलती रहती है। निरंतर चलने से क्या होता है कि निरंतर जब कोई कार्य चलता है तो हमारे अंदर ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। ज्ञान में वृद्धि, एक एक कड़ी आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ इसको आगे लेकर चलेंगे। देखना मित्रों, एक बेहतर परिभाषा बन जाएगी और इसे हमें रटना नहीं पड़ेगा। बहुत ही आसानी से, बेहतर ढंग से, सरलतम ढंग से, सरलतम तरीके से इसको हम लोग सीख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि सीखना एक सोद्देश्य मानसिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, और निरंतर चलने से ही हमारे अंदर ज्ञान में वृद्धि होती है। और जब ज्ञान में वृद्धि होती है तो मित्रों क्या होता है, हमको नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। जब नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, ज्ञान में जब वृद्धि होती है, तभी हमको तमाम सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। जब तक हमारे अंदर निरंतरता नहीं होगी तब तक ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। जब तक ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी तब तक हमारे अंदर किसी भी तरीके के नए नए अनुभव प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और जब हमको नए अनुभव प्राप्त हो जाते हैं,
और इन अनुभवों को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपने व्यवहार में उतार लेते हैं, तब मित्रों क्या होता है, इन अनुभवों से ही क्या होता है, इन अनुभवों से ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कब होता है, जब उसे किसी चीज़ का ज्ञान हो जाता है, जब उसको किसी चीज़ का अनुभव हो जाता है, उन अनुभवों को अपने जीवन में उतार लेता है, और जब अपने जीवन में उतारता है तो स्वाभाविक है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन जरूर होगा। और जब उसके व्यवहार में परिवर्तन हो ही गया, क्योंकि जो कार्य वो पहले नहीं कर पा रहा था, जिसके बारे में उसे नहीं पता था, अब वो काम करने लगा है और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन हो गया है, तो यहीं पर क्या हो जाता है मित्रों, इन व्यवहार में परिवर्तन से ही क्या हो जाता है, वो किसी भी कार्य को सीख जाता है। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि एक बेहतर परिभाषा बनाएं, सीखने की परिभाषा क्या है या सीखने का अर्थ क्या है, सीखना किसे कहते हैं, तो इसको समझने में अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि इसी को लेकर के हम एक बेहतर परिभाषा बना लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि सीखना किसे कहते हैं, सीखने का अर्थ क्या है, तो सीखना एक सोउद्देश्य मानसिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि होने से हमें नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, और इन अनुभवों के द्वारा ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। तो इसे आप बेहतर एक परिभाषा आप सभी लोग बना लेंगे कि सीखना एक सोउद्देश्य मानसिक प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलती रहती है, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि होने से किसी भी व्यक्ति में नए नए अनुभव प्राप्त हो जाते हैं, और उन अनुभवों के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है, सीखना होता है। तो एक बेहतर परिभाषा हम लोग आप बना लेंगे, और इसे अपने आप इस परिभाषा को आप सभी लोग अपने आप नोट्स में अपने जरूर लिखना। चलिए मित्रों, अब चलते हैं कि सीखना किस तरीके से होता है। सीखने की दो विशेष विशेषताएं होती हैं, दो विशेष विशेषताएं होती हैं सीखना में, कि मित्रों जो सीखना होता है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसे आप लोग जो है नोट डाउन कर लेना, और एक परिभाषा जिस तरीके से हमने बनाया उस परिभाषा को अपने आप से इन्हीं बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक बेहतर परिभाषा जरूर बनाएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं कि सीखना जो होता है, सीखना दो विशेष विशेषताओं से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो सीखना में दो विशेष विशेषताएं देखने को मिलती हैं। एक तो निरंतरता और दूसरी है सार्वभौमिकता। निरंतरता में तो अभी हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि निरंतरता का मतलब होता है कि जो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। सीखना हम जिंदगी भर करते हैं, हम जन्म से नहीं बल्कि जन्म से पहले हम गर्भ में भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि जब हमारा गर्भाधान हुआ था, जब हम गर्भ में आए थे, तभी से हमारे शरीर का निर्माण शुरू हो गया था, और उसी समय हमारी सीखने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। अक्सर आपने पौराणिक कथा सुना भी होगा कि अभिमन्यु के बारे में, जिन्होंने गर्भ में ही 6 द्वार तोड़ना सीख लिया था। वही चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि सीखना निरंतरता होती है, जन्म से नहीं, जन्म से पहले से भी हम गर्भ में बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, या जन्मजात हमको जो चीज़ें मिलती हैं उनको हम धारण किए हुए तब हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये जन्म से लेकर के वो मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, और ये कंटिन्यू चलती रहती है। ये कभी स्टॉप नहीं होती है, बंद नहीं होती है। हम कदम कदम पर, पल पल पर, ठीक है, कुछ न कुछ जरूर सीखते रहते हैं। सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है मित्रों? सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि कहीं भी, कुछ भी, कभी भी, यानी कहीं भी, कुछ भी और कभी भी। मतलब यहाँ पर है कि कहीं भी, सीखने का कोई भी ऐसा स्थान नहीं होता है कि हम नहीं सीख सकते हैं। अगर हम यहाँ विद्यालय में सीख सकते हैं तो परिवार में भी सीख सकते हैं, चलते चलते सीख जाते हैं, पशु पक्षियों से सीखते हैं, रोड पर, सड़क पर, कमरे में, सब कहीं सीखते हैं। चाहे हम पानी के अंदर डुबकी लगा लें, वहाँ भी कोई न कोई चीज़ विचार करते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं। चाहे हम एवरेस्ट के ऊपर चोटी पर बैठे हुए हों, वहाँ भी अगर कुछ न कुछ हमको सीखने को मिलता है। इसलिए यहाँ कहीं स्थान विशेष की बात नहीं है। सीखना सार्वभौमिक होता है, सीखना यूनिवर्सल होता है, सीखना कहीं भी हो सकता है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं कि यहीं पर बैठ करके ही सीखना होगा और उधर चले जाएंगे या दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तो सीखना नहीं होगा। कुछ भी
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मनुष्य सीख ना सके, जिसे हम सीख ना सकें, बशर्ते हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और कुछ करने के लिए हमारा मन या प्रयास होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे हम ना सीख पाएँ। हम हर एक चीज़ को सीख जाएंगे। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं सब हमारे द्वारा सीखी जा सकती हैं, बशर्ते हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए। इसलिए सीखना यानी हम कुछ भी सीख सकते हैं और कभी भी इसका कोई निश्चित समय भी नहीं है। सोते जागते उठते बैठते आते जाते चलते दौड़ते हर तरीके से हम सीख सकते हैं। तो कभी भी हमारा सीखना हो सकता है और हम जब भी सीखने का प्रयास करते हैं तो इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। इसलिए सीखना यूनिवर्सल के रूप में जाना जाता है कि हम कहीं भी कुछ भी और कभी भी सीख सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हमने देख लिया कि सीखना जो है वो दो विशेष विशेषताएं इसकी होती हैं। एक तो ये निरंतर चलता रहता है और दूसरे सीखने के अंदर सार्वभौमिकता होती है। अब हम देखते हैं कि सीखना दो प्रकार से होता है। सीखना कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। अगर प्रकार की बात करते हैं, ठीक है, सीखना अगर प्रकार की बात करते हैं तो एक तो सीखना होता है स्वाभाविक और दूसरा सीखना होता है अर्जित। स्वाभाविक और अर्जित दो प्रकार का सीखना होता है। स्वाभाविक सीखना क्या होता है मित्रों? स्वाभाविक सीखना जो हम स्वयं अपने आप से सीखते हैं, जिसमें किसी दूसरे का सहयोग नहीं होता है, ऐसा सीखना क्या होता है? ऐसा सीखना स्वाभाविक होता है। और अर्जित सीखना क्या होता है? जो दूसरों की सहायता से सीखा जाता है या दूसरों को करते हुए देख करके हम उस चीज़ को सीख लेते हैं। या समाज में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं और उनको हम देखते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और उनको हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, सीख लेते हैं, या किसी के बताने से हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं। तो वो सीखना क्या होता है? अर्जित होता है। तो स्वाभाविक का मतलब होता है स्वयं अपने आप से सीखना और अर्जित होता है दूसरों के द्वारा सीखना। जब कोई दूसरा हमारी सहायता करता है सीखने में तो ये अर्जित सीखना होता है, और स्वाभाविक सीखना जब हम स्वयं अपने आप से किसी चीज़ को सीख जाते हैं। अब चलिए चलते हैं मित्रों हम सीखने की विशेषताओं पर। सीखने की विशेषताएं क्या हैं? सीखने की विशेषताएं यहाँ चलते हैं तो देखते हैं कि सीखने की विशेषताएं। अब देखिए, सीखने की विशेषताओं से संबंधित हमारे तमाम सारे प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सी सीखने की विशेषता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रश्न आएंगे तो हम आसानी से उसको कर लेंगे। अभी इससे पहले हमने थोड़ा सा आपको सीखने के अर्थ के बारे में बताया था। अर्थ के बारे में हमने तमाम सारे बिंदुओं को लिया था और उन बिंदुओं के माध्यम से हमने सीखने की एक बेहतर परिभाषा बना ली थी। अब विशेषताएं हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं में से हम अपनी विशेषताओं को भी आसानी से छांट लेते हैं और हम सीखने की विशेषताओं के बारे में बेहतर तैयार भी कर लेते हैं। अब सीखने की विशेषताओं से संबंधित हम सबसे पहले क्या देखेंगे मित्रों? हमने ये सीखा था या परिभाषा में, अर्थ में हमने ये चीज़ जाना था कि जो सीखना है, सीखना कैसा है? सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। तो सीखने की एक विशेषता हो गई, सीखना क्या है? सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, इसलिए विशेषता नंबर 1 यानी सीखना मस्तिष्क से होता है। दूसरे नंबर पर हमने देखा था कि सीखना सोद्देश्य होता है। सीखना सोद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के सीखना हमारा नहीं हो पाता है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, हमें टीटी या सुपर टेट या सी टेट को क्वालिफाइड करना है। हमारा एक उद्देश्य है कि किसी भी कीमत पर हमको इस परीक्षा को क्वालिफाइड कर लेना है। तो एक हमारा उद्देश्य बन जाता है। इसीलिए हम इससे संबंधित जो भी कैरिकुलम हमारे जो भी पाठ्यक्रम में जो विषय हमारे जोड़े गए हैं उनको हम बेहतर ढंग से बैठ करके सीख रहे हैं। अगर हमारा उद्देश्य शिक्षक बनना ना होता
अगर हमारा उद्देश्य डॉक्टर बनना होता तो शायद मैं इस विषय को नहीं सीखता, क्योंकि तब हम डॉक्टर बनने वाले विषय को सीखते। इसलिए सीखना हमारा उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है। फिर तीसरे नंबर पर देखते हैं कि सीखने से हमारे अंदर ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। तो सीखने की एक विशेषता है, यदि हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उससे जो है हमारे ज्ञान में स्वाभाविक है वृद्धि होना। और चौथे नंबर पर नए नए अनुभव प्राप्त होना, ये भी सीखने की एक बेहतर विशेषता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि उनको हम अपने जीवन में उतारते हैं, और जीवन में उतारने के बाद हम उनको जानते हैं कि हमारे लिए ये सकारात्मक हमारा परिणाम इससे हुआ या नकारात्मक परिणाम मिला। तो बहुत सारे हमारे जीवन में अनुभव भी प्राप्त होते रहते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं उन कार्यों को हम अपने अनुभवों से जोड़ लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीखने से हमें नए नए अनुभव भी प्राप्त होते हैं। फिर पांचवें नंबर पर देखते हैं मित्रों, व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन होना। जब तक हम किसी चीज़ को सीख नहीं पाते, जब तक हम किसी चीज़ को सीख करके अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, तब तक हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं होने वाला। क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन तभी होता है जब किसी चीज़ को हम आत्मसात कर लेते हैं, और जिस चीज़ को हम आत्मसात कर लेंगे तो निश्चित है कि उस वस्तु या विषय वस्तु के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन जरूर होगा। तो इस तरीके से मित्रों सीखने की ये तमाम सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं कि सीखना सदैव निरंतर चलता रहता है। और भी विशेषता है छठी, सीखना निरंतर चलता है, ये भी इसकी विशेषता है। ठीक, जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो कॉन्टिन्यूटी होती है, कंटिन्यू चलती रहती है, ये कभी स्टॉप नहीं होती, मानव जीवन में सदैव चलती रहती है। तो इस प्रकार से हम तमाम सारी विशेषताएं भी सीखने की मित्रों आज हमने पढ़ लिया। अब फिर से देखते हैं, 2 मिनट के लिए हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने जो चैप्टर सीखना पढ़ा था, तो सीखने का अर्थ क्या होता है, सीखने का अर्थ क्या होता है, और दूसरे नंबर पर सीखने के प्रकार क्या हैं, और तीसरे नंबर पर सीखने की विशेषताएं क्या हैं। तो अर्थ में हम सभी लोगों ने जान लिया था कि सीखना एक स्वउद्देश्य मानसिक प्रक्रिया होती है। सीखना क्या होता है मित्रों, सीखना एक स्वउद्देश्य मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और वो निरंतर चलने से हमारे अंदर ज्ञान में वृद्धि होती है। ज्ञान में वृद्धि होने से तमाम सारे नए नए अनुभव में प्राप्त होते हैं। उन अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है, सीखना होता है। सीखना 2 विशेष विशेषताओं से जुड़ा हुआ होता है, एक तो निरंतरता, दूसरी सार्वभौमिकता। निरंतरता का मतलब होता है कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो नेवर स्टॉप, वो कभी समाप्त नहीं होता है। और दूसरे नंबर पर सार्वभौमिकता में हम ये देखते हैं कि सार्वभौमिकता ये बताता है कि जो सीखना होता है वो कहीं भी, कभी भी और कुछ भी हम सीख सकते हैं। इसलिए जो लर्निंग होता है वो यूनिवर्सल होता है, वो किसी स्थान विशेष से, समय विशेष से, ठीक है, या वस्तु विशेष से जुड़ा नहीं होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सीखना 2 प्रकार से होता है। एक तो सीखना होता है स्वयं से, जिसे हम बोलते हैं स्वाभाविक लर्निंग, स्वाभाविक अधिगम। और दूसरा सीखना जो होता है वो होता है कहीं हम समाज से सीखते हैं, हम कहीं किताबों से पढ़ करके जो सीखते हैं, या हम किसी की सहायता के माध्यम से हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं, या किसी दूसरे को करते हुए देख करके और उस चीज़ को हम सीख लेते हैं। तो ऐसा जो सीखना होता है वो अर्जित होता है। सीखना कैसा होता है, अर्जित। तो सीखना 2 प्रकार से होता है, स्वाभाविक और अर्जित। अब इसके बाद हम सीखने की विशेषताओं पर आ गए। तो सीखने की तमाम सारी विशेषताएं हैं, इनको अब हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हम इनकी डेफिनेशन से ही विशेषताओं को निकाल लेते हैं। सबसे पहले सीखना मानसिक प्रक्रिया है, सीखना स्वउद्देश्य होता है, ज्ञान में वृद्धि होना सीखने से संबंधित है, क्योंकि स्वाभाविक है जब हम किसी चीज़ को सीखेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान में वृद्धि होगी। नए नए अनुभव प्राप्त होना भी हमारे सीखने के अंतर्गत आता है। इसलिए सीखने की एक विशेष विशेषता है कि हमें, जब हम सीखेंगे तो हमें जो है नए अनुभव जरूर प्राप्त होंगे। फिर है व्यवहार में परिवर्तन। सीखना मित्रों देखिए, सीखना तभी कहलाएगा जब तक हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो जाता। ये विशेषता है।
हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं, मान लो हम बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया, लेकिन उनको हमने आत्मसात नहीं किया और उनको हम दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया, तो ऐसा सीखना किसी काम का नहीं होता, इसलिए यह सीखने की श्रेणी में नहीं आता है। अगर हम जानते हैं, अगर हमने सीखा है कि झूठ बोलना पाप है, तो हमें झूठ नहीं बोलना है, दूसरों को समझाना भी है कि आप झूठ मत बोलो। और जब हम झूठ नहीं बोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम एक निश्चित उद्देश्य से बंध जाते हैं और हम अपने जीवन में कभी झूठ ना बोल करके हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। तो मित्रों, सीखना तभी सार्थक होता है, सीखना तभी माना जाता है जब हमारे व्यवहार में किसी विषय वस्तु के आत्मसात करने के बाद व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर व्यवहार में हम परिवर्तन नहीं करते हैं तो सीखना नहीं माना जाएगा, सीखना के क्षेत्र में नहीं आएगा। तो इसलिए ये हमारी विशेष विशेषता होती है कि सीखना अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अगर परिवर्तन नहीं तो सीखना नहीं माना जाएगा। और फिर क्या है कि सीखना निरंतर चलता है, यानी सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने अर्थ प्रकार और इसकी विशेषताएं जो अधिगम से जुड़ी हुई थी उनको हम लोगों ने बेहतर ढंग से सीखा है। अब इसके आगे इसी निरंतर कड़ी में हमारे अगले वीडियो में आप सभी लोगों को बताया जाएगा कि सीखने के नियम क्या होते हैं, और तमाम सारे हमारे सीखने से संबंधित तमाम सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। उन सिद्धांतों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और बेहतर ढंग से चर्चा करेंगे। ऐसा चर्चा करेंगे कि आपने कभी भी कहीं किसी इस तरीके से पढ़ाई नहीं की होगी। तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। आप सभी लोग अपने मनोयोग से पढ़ते रहिए और बने रहिए वैदिक क्लासेस के साथ। जय हिंद।